वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने सभी टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए हैं, सिर्फ दो छोटे से टॉपिक्स पढ़े हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आज हम उन सभी को भी डिस्कस कर लेंगे एंड इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो बच्चा, जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर है, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी ये चैप्टर ही नहीं शुरू किया, तो आई एडवाइस यू चैप्टर शुरू कर लो, ठीक है। बहुत ही डिटेल में चैप्टर समझाया है। एंड बच्चा, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स में हर सॉल्ट को हमने कवर कर लिया है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हर टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, ब्लीचिंग पाउडर। सो अभी हमारे पास सिर्फ एक सॉल्ट पड़ा है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहले तो नाम इसका कितना प्यारा है ना, प्लास्टर तो चलो ठीक है, ये पेरिस कहाँ से आ गया और ये होता क्या है? तो बच्चा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारी डेली लाइफ में कुछ इस तरीके से आप इसको देखते हो, हमारी सीलिंग्स में, ठीक है, घर में डेकोरेटिव पर्पस में, स्टैचूज में, सभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, उसे इसलिए मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, ठीक है। बाकी डेकोरेटिव पर्पस में आप देखोगे सीलिंग्स में इस तरीके से सभी के ऑलमोस्ट, मतलब मेरे घर में भी थे एक रूम में, सीलिंग पे ऐसे लगा हुआ था, दिस इज पीओपी। इसको हम क्या बोलते हैं आम लेमन लैंग्वेज में? प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, इसकी शॉर्ट फॉर्म पीओपी बोला जाता है, कि पीओपी का हमने डेकोरेशन करी हुई है, ठीक है। तो ये होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये नाम इसका ऐसे क्यों है? वाई पेरिस? क्या ये पेरिस से मैन्युफैक्चर होता है, या ये पेरिस से स्पेशली आता है, या पेरिस वालों ने इन्हें शुरू किया था? क्यों इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है? तो बेटा, इसके पीछे बड़ी ही प्यारी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। क्या हुआ था, लंदन में एक फायर रेज हो गया था, कि मतलब आग लग गई थी। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो पीओपी है ना, दिस इज फायर प्रूफ, ठीक है। आप बच्चों ने एक बहुत ही फेमस रील है आशु सर की, वो आपने देखा होगा कि सर ने एक पेपर लिया था जिसमें उन्होंने आधे पेपर को पीओपी में डिप किया हुआ था, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिप किया हुआ था। तो उन्होंने जब उस पेपर को आग लगाई, जलाया, तो जो पेपर, जैसे ये पेपर है आपके पास, तो उन्होंने इतने पेपर को पीओपी में डिप किया हुआ था और ये वाला पीओपी में डिप नहीं था। तो जब उन्होंने आग लगाई तो ये वाला पार्ट तो सारा जल गया, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं जला। क्यों नहीं जला? बिकॉज पीओपी इज फायर प्रूफ, इसमें आग नहीं लगती। और इसी वजह से लंदन में क्या हुआ, बहुत सभी वॉल्स पे उन्होंने पीओपी का पेंट कर दिया, ठीक है, इस प्लास्टर का उन्होंने पेंट कर दिया। लंदन में ये चीज़ करी फायर से बचने के लिए। इसी चीज़ को किसने ध्यान में रखा? पेरिस वाले लोगों ने ध्यान में रखा कि अभी हम क्या करते हैं, अपनी सारी वॉल्स को, जो बाहर की वॉल्स हैं, ताकि कहीं हमारे फॉरेस्ट फायर ना लग जाए, तो उन्होंने भी सेम यही काम किया। एंड इस वजह से पेरिस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्लास्टर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से इसे क्या बोलना शुरू कर दिया गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि ये पेरिस का प्लास्टर है। ओके, तो बहुत प्यारी सी कहानी थी। एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि क्या किया गया था, आप खुद भी कर सकते हो, राइट। सो बच्चा, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जब भी हम कोई भी सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं उस सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सॉरी उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें इसको तैयार कैसे किया गया है, इसको बनाया कैसे गया है, इसकी प्रिपरेशन क्या है। फिर हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके यूजेस क्या है, ठीक है। तो उसी सेम तरीके से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चा, सबसे पहले आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। सो वाइट पाउडर, ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है, ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, हेमी का बच्चा क्या मतलब होता है? हेमी मतलब हाफ, ठीक है। हाइड्रेट का मतलब इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होते हैं। अरे मैम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रुक जाओ, थम जाओ, अभी समझाती हूँ आपको। ओके, सो बच्चा, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का क्या मतलब है? CaSO4 डॉट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा पानी जुड़ा होगा, ठीक है, हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ जुड़े होंगे।
कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट हाफ क्या हेमी हाइड्रेट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन दिमाग में आता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये कि हेमी हाइड्रेट का क्या ये मतलब है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फेट का, उसके बीच में हमने पानी के मॉलिक्यूल को आधा तोड़ के उसके साथ जोड़ा हुआ है। क्या हम पानी के मॉलिक्यूल को आधा तोड़ सकते हैं? नहीं बच्चा, हम पानी के मॉलिक्यूल को आधा हाफ नहीं तोड़ सकते। सपोज दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, मैं इसको आधा तोड़ के एक कैल्शियम सल्फेट को नहीं दे सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका एक्चुअल में बच्चा मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा हाफ है वाटर मॉलिक्यूल, तो दो के साथ कितना होगा? 1/2 इंटू 2 दैट इज 1, ठीक है। सो एक्चुअल में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता कि एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल ने एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करा हुआ है, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं कैल्शियम हाफ हेमी हाइड्रेट, ठीक है, ताकि उसको सिंप्लीफाई करके लिख सके। दैट इज वाई इसको ऐसे लिखा जाता है। तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नाउ बच्चा इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखो कुछ इस तरीके का दिखता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसके बाद हम पानी में मिक्स करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के इसकी मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। ओके बच्चा, सो नाउ नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। नाउ व्हाट इज जिप्सम? जिप्सम क्या होता है? तो बेटा जिप्सम क्या होता है? जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट जिसके साथ दो वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। जिसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? दो वाटर मॉलिक्यूल्स जिप्सम में लगे होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जिप्सम को हीट करके। लेकिन क्या हम इसको किसी भी टेम्परेचर पे हीट कर दें? नहीं, इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे। इधर उधर काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट कुछ और ही बन के निकल आएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कितने टेम्परेचर पे हम जिप्सम को हीट करें ताकि आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बने। तो बच्चा आपको इसको कुछ इस तरीके से हीट करना है कि हमारे पास यहाँ पे POP दैट मीन्स CaSO4 डॉट हाफ H2O आधा मॉलिक्यूल वाटर का साथ में रह जाए, राइट। इसका मतलब आपको यहाँ पे 1.5 या 3/2, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1.5 या 3/2 मॉलिक्यूल्स लॉस हो जाएंगे, इस हीट में निकल जाएंगे। इसका क्या मतलब है बच्चा? कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर ही है जिसपे ये इतने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर जो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो रहे हैं, और वो टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। या हम इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं? 373 केल्विन इज द टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जिप्सम कन्वर्ट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ये क्या है आपके पास? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये क्या है आपके पास? जिप्सम है। ओके, दिस इज जिप्सम एंड दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ यू गॉट इट। इसमें 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, लॉस होंगे, हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ओके, तो ना बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको ठीक कर दिया जाए। अच्छा देखो, इसकी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इन्होंने कैसे लिखी? पहले तो हमने जो इक्वेशन लिखी थी दैट इज CaSO4 डॉट 2H2O गिव राइज टू CaSO4 डॉट हाफ वाटर प्लस 3/2 H2, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, मैम आपने तो 3/2 बोला था, वहाँ पे तो 3 वाटर मॉलिक्यूल लूज हुए। उन्होंने जस्ट उसको बैलेंस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इफ, जो मैंने आपको एक खतरे वाली बात बता रही थी। व्हाट इफ
इट इज़ हीटेड अबव 373 केल्विन। अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट दे दें, ठीक, तो क्या होगा, ऐसा क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, आपके पास एक नई चीज़ बन जाएगी, सारे के सारे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें रिमूव हो जाएंगे एंड आपके पास डेड बर्न्ड प्लास्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, सारे के सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएंगे। ये आपके पास ये SO4.2H2O है, दिस इज जिप्सम, ठीक है। इसमें अगर आपका टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 373 केल्विन तो आपके पास क्या होगा, डेड बर्न्ड प्लास्टर बनेगा, सारे के सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये एक एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाएगा। नाउ व्हाट इज एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस, एन का मतलब नहीं, हाइड्रस का मतलब पानी, जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, दैट इज एनहाइड्रस सॉल्ट एंड दिस इज अ ड्राई सॉल्ट। इस वजह से इसको डेड बर्न्ट प्लास्टर भी बोला जाता है, ठीक है। ओके बच्चा, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हीटेड बाय हीटिंग जिप्सम एट 393 केल्विन, दैट इज अबव, ये कितना है, अबव 373 केल्विन, वेयर इट गेट्स पार्शियली डिहाइड्रेटेड। तो ये क्या हो जाता है बेटा, पार्शियली डिहाइड्रेट हो जाता है। प्लास्टिक इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट दिस वेयर इट गेट्स पार्शियली डिहाइड्रेटेड, नहीं यहाँ पे पार्शियली नहीं आ जाएगा, ये फुली डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिहाइड्रेट हो जाएगा, सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके लूज हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस टर्न्स हार्ड मास। नाउ मैंने आपको बोला था कि मूर्तियां बनाई जाती हैं इससे, ठीक है। मूर्तियां कैसे बनाई जाती है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप पानी को डाल देते हो वो हार्ड मास में बदल जाता है। ये एक पाउडर्ड फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन जब आपने इसके बीच में पानी को डाला तब क्या ऐसा रिएक्शन होता है कि वो एक हार्ड मास में बदल जाता है, वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रीगेन कर लेता है। कैसे रीगेन कर लेता है बेटा, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, ये आपके पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स उसने लूज किए थे उसी वाटर मॉलिक्यूल्स को गेन करके ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaSO4.2H2O में ये बदल जाता है। इसको मैं ध्यान से लिख देती हूँ, CaSO4.2H2O, ठीक है। ओके, ये भी इसका पैर में जाएगा, यहाँ पे भी आप देख लेना, पैर में जाएगा, यहाँ पे भी इधर और यहाँ पे भी इधर। ओके ओके, तो दिस इज दी रिएक्शन जो टेक प्लेस होता है जब हम POP को पानी में मिक्स कर देते हैं। और बच्चा इसकी एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने आजकल देखा होगा, बहुत ट्रेंड चला है कि अगर हमने अपने हाथ को आकार देके अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखना है तो उसके लिए क्या होता है, कास्टिंग हैंड्स हम करते हैं। कास्टिंग हैंड्स का क्या मतलब है, आप एक पाउडर लेके आओ, तो एक मोल्डिंग पाउडर होता है, तो मोल्डिंग पाउडर में क्या होता है, वो शेप बना लेता है, उसके बीच में आप फिर क्या डालते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस डालते हो, अपना हाथ डालते हो, ठीक है, फिर कुछ टाइम के लिए उसको रखते हो एंड आपका जो हाथ है उसकी शेप वहाँ पे बन जाती है। उसके बाद ऊपर से आप एक लिक्विड डाल देते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, जो आपका सॉफ्ट वाला मास है, जो सॉफ्ट थिंग है, राइट, जैसे ये रहा आपके पास एक बकेट है, इसके बीच में आपने कोई भी शेप, सपोज मैंने ये शेप जो है, मैंने कोई भी शेप, फॉर एग्जांपल दिस शेप, ठीक है, ये शेप को मैंने इसके बीच में डाला, तो नाउ क्या होगा, इस शेप को तो मैं बाहर निकाल लूँगी, फिर इस बचे हुए कॉर्नर में मैं ऊपर से प्लास्टर ऑफ पेरिस जब डाल देती हूँ तो ये इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के बीच में पानी डाल के इसको डालती हूँ, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना वाटर गेन करके हार्ड मास में बदल जाता है। और आप बाद में क्या करते हो, जब उस मूर्ति को बाहर निकालते हो तो आप क्या देखते हो, आपके पास उसी शेप की एक बहुत ही अच्छा स्टैचू बन जाता है। So what is the reason behind that? The reason is this only कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब पानी गेन करता है उसके बाद ये हार्ड मास में बदल जाता है, ये होता है वो हार्ड मास, ये होता है वो हार्ड मास। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली फ्रैक्चर्स में ये यूज़ किया जाता है,
ठीक है, जब बॉडी का कोई पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे यूज़ किया जाता है, उस फ्रैक्चर के बीच में यूज़ किया जाता है ताकि जो बोन हिल चुकी है वो बोन बिकॉज ऑफ दैट हार्ड मास, बिकॉज ऑफ दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हार्ड मास में बदल चुका है, वो उस बोन को इंटैक्ट रहे, उसकी पोजिशन पे रखे, ठीक है, ताकि आफ्टर 1 मंथ फिर उसको निकाला जाता है और वो बोन वहीं पे इंटैक्ट हो जाती है तब तक। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है जो डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, नेक्स्ट इज बच्चा, ये इसके और कुछ यूजेस हैं। यूज इन मेकिंग कास्ट एंड पैटर्न्स फॉर स्टैचूज, जो मैंने आपको अभी बताया कि स्टैचूज, ये कास्ट, ये सब बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। यूज्ड एज सीमेंट इन ऑर्नामेंटल कास्टिंग एंड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए, जैसे सीलिंग्स में, है ना, कोई ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटीरियल, फायर प्रूफिंग मटीरियल की तरह इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्यों यूज़ किया जाता है इसकी तो कहानी मैंने आपको बता ही दी, एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बता दिया, राइट। सो बच्चा नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट, चाहे ना एक जगह पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सभी एक्सपेरिमेंट्स करके एक वीडियो में आपके लिए ले आऊँगी जिसमें आप सारे एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है यूज्ड इन हॉस्पिटल्स इन केस ऑफ बोन फ्रैक्चर और स्ट्रेन, कोई बोन फ्रैक्चर हो गया उसमें हॉस्पिटल में भी ये यूज़ किया जाता है। देन यूज्ड टू फिल स्मॉल गैप्स ऑन वॉल्स एंड रूफ, देखो यार जब सिलन आ जाती है हमारे घरों में, है ना कुछ कोई टूट जाता है, कोई टाइल टूट गई, कुछ टूट गया, तो वहाँ पे पीओपी लगाई जाती है, मतलब मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको लेके आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बीच में थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं, थोड़ा सा उसको गैप को फिल करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि वो सरफेस जो है प्लेन हो जाए, राइट। ओके, सो उसके लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का बच्चा हमने बहुत ज़्यादा अभी तक पढ़ लिया है। मैंने आपको वॉशिंग सोडा का जब बताया वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। फिर अगर आपसे कोई पूछे कॉपर सल्फेट का, हाइड्रेटेड सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है, CuSO4.5H2O। फिर आपसे कोई पूछे फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का क्यों होता है, बिकॉज फेरस सल्फेट के साथ बच्चा 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सभी सॉल्ट्स में दिस 10, दिस 5, दिस 7, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिकॉज ऑफ विच ये चीज़ें क्रिस्टल्स के फॉर्म में निकल के आती हैं। तो बेटा कहने का ये मतलब है कि आपके पास 2 तरह के सॉल्ट्स होते हैं, 2 तरह के आपके पास सॉल्ट्स होते हैं बच्चा। फर्स्ट इज एनहाइड्रस सॉल्ट, सेकेंड इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, दूसरा क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो बेटा जो एनहाइड्रस सॉल्ट्स होते हैं इनके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनके पास नहीं होता, और इनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। सो बच्चा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास आप बाहर से क्या लेके आए, बाजार से आप लेके आए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। नाउ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको जब आप मार्केट से लेके आओगे आपको ब्लू कलर के दिखेंगे। किस कलर के आपको ब्लू कलर के दिखेंगे? ब्लू कलर, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। इसका कलर क्या होता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का? दे आर ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, आपको ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखे। इन ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को आपने क्या दिया, हीट के नीचे रख दिया। ठीक है, आपने इसको हीट प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। तो ये जो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स थे कॉपर सल्फेट के, आप क्या देखोगे, ये ब्लू से वाइट टर्न होने शुरू हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को डाला, ठीक है, उस चाइना डिश में रखा, तो आपने वहाँ पे क्या देखा कि वो ब्लू कलर के तो हैं
बिकॉज इनके पास 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, उनकी जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जब ये पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब ये किस में बदल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ CuSO4 में बदल जाएगा, तब इसके पास क्या रह जाएंगे, कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होंगे, तब ये वाइट कलर में बदल जाएगा। इसका मतलब कि इसका ब्लू कलर किसकी वजह से था, बिकॉज ऑफ दीज 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सेम गोज विद FeSO4, एक किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, बिकॉज ऑफ these 7 water of crystallization, ठीक है बच्चा। ओके, सो नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन केमिकली इन डेफिनेट मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शनल, एक फिक्स्ड नंबर होता है, ठीक है, हर सॉल्ट का। जैसे हम यहाँ पे एक और चीज आपको बताती हूँ, CuSO4 को ब्लू विट्रियोल भी बोला जाता है, ब्लू विट्रियोल भी बोला जाता है, और विट्रियोल का क्या मतलब होता है, उस चीज का सॉल्ट। ओके, नाउ विद द कंसर्न सॉल्ट इन द क्रिस्टलाइन स्टेट, ठीक है, दिस वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्रिक शेप एंड कलर ऑफ क्रिस्टल्स। जो कलर आता है क्रिस्टल्स का, ये किसकी वजह से आता है, दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। नाउ जब आप मार्केट से कॉपर सल्फेट को लेके आते हो, वो अपने एटमॉस्फेयर से भी पानी को एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से वो ब्लू कलर का ही होता है, वो हमेशा एब्जॉर्ब कर लेगा उस पानी को और फिक्स नंबर ऑफ वाटर को अपने साथ केमिकली बाउंड करेगा। ओके, पर जब आप उसको हीट करोगे तो वो पानी उड़ जाएगा। ओके, सो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 सॉल्ट्स हैं, और मैं आपको बता देती हूँ, और जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, अगर आपसे कोई पूछे जिप्सम में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो बच्चा जिप्सम में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जिप्सम इज CaSO4 कितने होते हैं, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने होते हैं, CaSO4.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं ये आपसे इजीली पूछा जा सकता है। तो इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज Na2CO3.10H2 इज नोन एज, ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो बच्चा इसमें आपको सभी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। बेकिंग पाउडर क्या है, जिन बच्चों ने नहीं देखी बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा की वीडियो, उनको इनमें दिक्कत आएगी। तो बेटा बेकिंग पाउडर क्या होता है, दिस इज बेकिंग सोडा प्लस क्या होता है, इसमें कोई एडिबल एसिड डालते हैं, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड। और ये क्यों डाला जाता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हुई हैं बेकिंग सोडा के टॉपिक में। ओके, नेक्स्ट इज बच्चा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, जो आपको वहाँ पे लिखा हुआ है Na2CO3.10H2। इसी बात पे मैं आपसे पूछती हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखना, Na2CO3 जिसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट्स कॉमन नेम, इसका नेम क्या है, आपको ये बताना है। Na2CO3 का नेम क्या है, ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आपको आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन जिसका आपको आंसर देना है दैट इज, अगर आप Na2CO3.10 वाटर को एटमॉस्फेयर में रख देते हो, सिर्फ एटमॉस्फेयर में रखा, तो कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लूज करता है, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा अगर हम इसको सिर्फ एटमॉस्फेयर में रख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, अगर आप Na2CO3.10 वाटर को
हीट करते हो तो ये कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा। सो नाउ बच्चा आपके पास आंसर आ गया है, आंसर इज सी, वॉशिंग सोडा। नाउ नेक्स्ट इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, ये भी मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये भी आपको ही मुझे बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये भी आपके 4 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 1 2 3 एंड दिस इज योर 4th क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको बताना है। ओके और मैं यूजुअली क्या देखती हूँ बच्चे, जब भी यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ लाइव चैट पे क्वेश्चंस को आपस में भी डिस्कस किया करो, कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो। ओके कि क्या आ रही है आपको प्रॉब्लम, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। ओके नाउ नेक्स्ट इज आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, इनका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, लाइव चैट में भी आंसर देना है। ओके नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, Which of the following salts does not contain water of crystallization? इनमें से कौन से salts है जिनके पास water of crystallization नहीं है? ब्लू विट्रॉल क्या है? CuSO4.5 water. देन बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3. वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3.10 water. ठीक है, जिप्सम क्या है बच्चा? अभी हमने देखा जिप्सम क्या है? CaSO4.2 वाटर। तो आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है किसके पास कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? बी, बेकिंग सोडा। ओके नेक्स्ट इज सी, थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चा? ये क्या है? अभी हमने इसका आंसर देखा, ये तो हमारे पास है जिप्सम। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? जिप्सम। ये नहीं है, ये क्या है? CaSO4 के साथ हाफ वाटर, और ये क्या है? CuCO3, ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ओके ठीक है, आई होप सो यू आर एबल टू गिव द आंसर्स। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, लैक्टिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? ऑलरेडी मैंने आपसे बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया आपको, तो सोचा था मैं आपको ये होमवर्क में दूंगी, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, इसमें किसमें? कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना मिल्क नहीं पीना चाहिए, लैक्टोज इंटॉलरेंट जो होते हैं लोग, उनको मिल्क नहीं पीना चाहिए, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो मिल्क का ही दूसरा रूप है कर्ड। ठीक है, तो कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, नाउ बच्चा नेक्स्ट इज, अच्छा यह बताओ यहाँ पे ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड प्लस वाटर। ओके उसे हम विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट एक आपको बोला कि आप बाहर से बाजार से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेके आओगे, उसको हीट करोगे तो क्या होगा? वही सेम चीज़ है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड स्ट्रांगली लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देते हैं। टू गिव एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब जिसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, कॉपर सल्फेट एक्कम्पनीड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम, तो कौन सा कलर चेंज होता है बच्चा? इसमें कलर चेंज होता है ब्लू टू ग्रीन नहीं, ब्लू टू वाइट बिल्कुल, ब्लू टू स्काई ब्लू नहीं, ब्लू टू ग्रे नहीं, तो कौन सा आंसर है इसमें? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सो मैं फिर से एक बारी आपको बता रही हूँ आपका क्या होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क। पहला आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं। दूसरा आपको बताना है वॉशिंग सोडा को एटमॉस्फेयर में रखते हो तो वो कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देगा। ठीक है, अगर आप वॉशिंग सोडा को हीट करते हो तो कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देगा। उसके बाद आपके पास आता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं। अगर आपको ये नहीं आपने पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर नहीं पढ़ा, आपने वॉशिंग सोडा नहीं पढ़ा, तो इसकी जो पहली वाली वीडियो है उसमें मैंने बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा वो करवाया हुआ है। उससे पीछे वाली वीडियो में मैंने क्या करवाया हुआ है? ब्लीचिंग पाउडर भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सॉल्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली पेपर में पूछे जाते हैं, गारंटीड है इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है।
ओके, सो बच्चा कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।